नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत केसरी। ज्ञान ज्योति क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, विकास की अवस्थाओं में हमने शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बारे में पढ़ लिया था, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज हम लोग इस वीडियो में किशोरावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए किशोरावस्था देखते हैं, किशोरावस्था क्या क्या होता है। विकास की अवस्थाओं में अगर देखा जाए किशोरावस्था को एडोलेसेंस कहा जाता है, इंग्लिश में इसका एडोलेसेंस। यह जो अवस्था जो होती है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के बीच की मानी जाती है। यानी 12 वर्ष की समाप्ति 13वें वर्ष का प्रारंभ और यह 18 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को हम किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। यह किशोरावस्था जो है एडोलेसेंस जो है लैटिन शब्द से निकलकर सामने। लैटिन शब्द कौन सा? एडोलोसियर। एडोलोसियर नामक एक लैटिन शब्द है, इसी से निकलकर आया एडोलेसेंस। इस एडोलोसियर का अर्थ क्या होता है पूछता है हमेशा। इसका अर्थ होता है प्रजनन या फिर परिपक्वता की ओर होना, यानी कि यह अवस्था में बालक या बालिका जो है प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो पहला विशेषता की तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो पहला विशेषता यहाँ पे लिखा हुआ है कि शारीरिक विकास में तीव्रता देखने को मिलता है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास तीव्र हो जाता है। इससे पहले हम लोग शैशवावस्था में देखे थे कि शारीरिक विकास और मानसिक विकास में तीव्रता होती है। जैसे ही यह जो अवस्था जो बाल्यावस्था जब चलती थी तो बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आती थी, जबकि मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो, किशोरावस्था में शारीरिक विकास व मानसिक विकास दोनों में आपको तीव्रता देखने को मिलता है। शरीर जो होता है बालक या बालिका का, शरीर के लंबाई चौड़ाई में वृद्धि होने लगती है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि पुरुष या फिर महिला की तरह उसका शरीर होने लगता है। साथ ही साथ देखा जाए कि मानसिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता का तात्पर्य यह है कि उसमें बुद्धि का संप्रत्यय विकसित होना, जैसे कि आपका चिंतन करना, मनन होना, कल्पना या फिर स्मरण शक्ति का विकास होना। इस प्रकार के कई प्रकार के मानसिक योग्यताओं का उसमें वृद्धि होने लगता है। आगे देखेंगे इसमें किशोरावस्था के दौरान घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्र का बनना। बालक या बालिका का एक किसी अन्य मित्र के साथ घनिष्ठता संबंध होना, उसी की हर प्रकार का मदद करना, हर प्रकार का एक दूसरे का सहायता करना, इस प्रकार के भाव देखने को मिलता है। 2 या 2 से अधिक मित्र भी बन सकते हैं, जिसमें काफी घनिष्ठता देखने को मिलता है, एक दूसरे का समर्पण देखने को मिलता है। साथ ही साथ व्यक्तिगत मित्र हो सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे कहा जाए समूह के प्रति सक्रिय सदस्य हो जाना। बालक या बालिका जिस समूह में रहते हैं वह अपने समूह के प्रति हर प्रकार के मदद करना हो, हर प्रकार का क्रियाकलाप करना हो, अपने समूह के प्रति काफी सक्रिय होते हैं, हर पल उनके साथ यानी कि हर समय उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। अगला है इसमें पॉइंट कि व्यवहार में भिन्नता देखने को मिलता है। किशोरावस्था के दौरान बालक या बालिका में देखिएगा उनके व्यवहारों में एक तरह से परिपक्वन देखने को मिलता है, व्यवहार में भिन्नता देखने को मिलता है। इससे पहले जो अवस्थाएं थी बाल्यावस्था और शैशवावस्था, उसमें व्यवहारों का कुछ अलग था। जैसे ही यह किशोरावस्था में आता है तो इस किशोरावस्था के दौरान इनके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। आगे इसमें कि वीर पूजा की भावना का विकास होना। वीर पूजा की भावना क्या होती है? वीर पूजा की भावना का अर्थ होता है कि किसी को अपना आदर्श मानना, किसी भी व्यक्ति को अपना आदर्श मानकर उनके विचारों को अनुसरण करना, उनके विचारों को पालन करते हुए अपने जीवन में आगे लक्ष्य प्रदर्शित करते हुए चलना। किसी भी व्यक्ति को माना जा सकता है, कोई राजनेता हो या फिर कोई कह सकते हैं कि राष्ट्र से संबंधित कोई नेता हो, या फिर कह सकते हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी है, वो सारे लोग को मान लिया जाता है। या फिर कोई महापुरुष के जीवनी, महापुरुष के बारे में समझना, विवेकानंद के बारे में हो जाएगा, भगत सिंह के बारे में हो जाएगा, और भी कई प्रकार के जो महापुरुष हैं उनके जीवनियों को अपने जीवन में उतारने का यह प्रयास करते हैं और उनके विचारों पर ये चलते हैं, आदर्श मान लेते हैं। इस प्रकार यह अवस्था में वीर पूजा की भावना जागृत होती है। अगला पॉइंट बनता है ईश्वर व धर्म में विश्वास रखना। इस अवस्था में किशोरावस्था में देखने को मिलता है कि बालक या बालिका में ईश्वर के प्रति आस्था जागृत होती है। किसी भी रूप में, कई प्रकार से अलग अलग रूपों में ईश्वर के प्रति इनकी आस्था जागृत होती है, ईश्वर से इनका लगाव होने लगता है। अगला पॉइंट है कि अपराध प्रवृत्ति का विकास होना। बालक के अंदर या फिर बालिका के अंदर अपराध प्रवृत्ति को और विकसित होने का काफी खतरा रहता है। यदि बालक के अंदर नकारात्मक संवेग है, उनके नकारात्मक संवेगों को अगर दबाया नहीं जाए, नकारात्मक संवेगों पर अगर काबू नहीं किया जाए तो उसमें अपराध प्रवृत्ति विकसित होने का खतरा बना हुआ रहता है। यानी कि इसमें सही निर्देशन, सही दिशा निर्देश बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यदि किसी प्रकार का इसमें गलत भाव उत्पन्न होने लगता है तो बालक अपराध प्रवृत्ति की तरफ अग्रसर हो सकता है।
अगला पॉइंट बनता है कि स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना विकसित हो जाती है इस अवस्था में। स्वतंत्रता का मतलब होता है यहाँ पे बालक या बालिका खुद को स्वतंत्र रहना चाहता है, किसी भी प्रकार के अपने आप पर नियंत्रण नहीं महसूस होने देता है। बालक या बालिका स्वतंत्र रहना चाहता है। यदि उसके स्वतंत्रता में कोई बाधक उत्पन्न होता है तो वह उससे विद्रोह करने लगता है, चाहे वह विद्रोह अपने माता पिता से हो, घर के किसी सदस्य से हो, उसका विद्रोह करने लगता है। इस प्रकार स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना जागृत होने लगती है। अगला पॉइंट बनता है दिवा स्वप्न या फिर कल्पना तरंग। दिवा स्वप्न होता है क्या? दिवा स्वप्न का मतलब होता है खुली आंखों से सपना देखना है। किशोरावस्था के दौरान देखा गया है कि बालक या बालिका जो है खुली आंखों से सपने देखने लगते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यहाँ पे है कि मन में ही ख्याली पुलाव पकाना, मैं ये हो जाऊंगा, काश मेरे साथ ऐसा होता, क्या वो मेरा होता। इस प्रकार की भावना जागृत होने लगती है, जिसको हम दिवा स्वप्न बोलते हैं। पूछता भी जाता है प्रश्न कि दिवा स्वप्न का होना किस अवस्था में ये परिलक्षित होती है, तो ये आपका होता है किशोरावस्था के दौरान। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग कि व्यवसाय चयन की चिंता। व्यवसाय चयन की चिंता का अर्थ यहाँ पे हो जाता है कि भविष्य के बारे में सोचना, भविष्य मेरा किस प्रकार का हो, किस प्रकार की मेरी शिक्षा व्यवस्था हो, आगे किस प्रकार का हम शिक्षा प्राप्त करें जिसका व्यवसाय इस प्रकार का हम चयन करें। यानी कि भविष्य निर्माण की चिंता, व्यवसाय के प्रति चयन करना, ये चिंता हमेशा देखने को मिलता रहता है किशोरावस्था के दौरान। अगला पॉइंट बनता है समाज सेवा की भावना। इस अवस्था के दौरान किशोर या किशोरियों में, बालक या बालिकाओं में देखते हैं कि समाज के प्रति उनकी भावना जागृत होने लगती है। समाज सेवा के प्रति जुड़ने का इनको मन में विचार उत्पन्न होता है। समाज सेवा में त्याग, बलिदान या फिर दूसरे को सहयोग करना, मदद करना, इस प्रकार के भाव मन में आते हैं और वो लोग ऐसा करते हैं समाज के प्रति। अगला पॉइंट बनता है तार्किक चिंतन या फिर अमूर्त चिंतन का होना। बालक के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होने लगते हैं। बालक जब भी अब सोचता है किसी भी तथ्य के बारे में तो वो तार्किक रूप से सोचता है, वैज्ञानिक तरीके से सोचता है। अमूर्त चिंतन का संप्रत्यय इनमें विकसित हो जाता है। अमूर्त चिंतन तात्पर्य यह है कि जो उनके सामने, आंखों के सामने न होते हुए भी उनके बारे में जानना, उनके बारे में विचार करना, तर्क वितर्क करना, उनके बारे में अपना दृष्टिकोण प्रकट करना अमूर्त चिंतन कहलाता है। और इस प्रकार का जो चिंतन जो होता है किशोरावस्था के दौरान देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है विषम लिंगी के प्रति आकर्षण। विषम लिंगी के प्रति आकर्षण का मतलब कि बालक का बालिका के प्रति आकर्षण और बालिका का बालक के प्रति आकर्षण, इस प्रकार का जो आकर्षण का भाव जो होता है इस अवस्था में देखने को मिलता है। इससे पहले की जो अवस्था जो थी, यानी कि जो बाल्यावस्था था, उसमें समलिंगीय प्रति आकर्षण था, यानी बालक का बालक से और बालिका का बालिका से इस प्रकार का भाव देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको है विषमलिंगीय प्रति आकर्षण हो जाना किशोरावस्था के दौरान। अगला पॉइंट बनता है नेतृत्व की भावना। नेतृत्व की भावना का तात्पर्य है कि बालक जो है किसी दूसरे का नेतृत्व करे। शैशवावस्था के दौरान देखा गया है कि बालक कोई भी कार्य अपने से नहीं करता था, दूसरे पर आश्रित रहता था। जैसे ही वह बाल्यावस्था में गया तो बाल्यावस्था में क्या होता था, सिर्फ अपना ही काम करता था, सिर्फ अपना ही जो भी क्रियाकलाप होता था वो करता था। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था में बालक या बालिका प्रवेश करते हैं तो अपना तो कार्य करते ही साथ अन्य लोगों का भी वो मदद करते हैं, अन्य लोगों का भी वो नेतृत्व करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह अवस्था जो है नेतृत्व करने की भावना जागृत होती है, दूसरे की मदद करने या फिर किसी भी प्रकार का नेतृत्व करना होता है। अगला पॉइंट बनता है कि शब्द भंडार में वृद्धि। शब्द भंडार वृद्धि यानी कि मानसिक योग्यताओं का विकास होना। बालक या बालिका अपने मनोभावों को, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को और भी अच्छे से प्रकट करने की क्षमता इस अवस्था में धीरे धीरे जागृत होने लगती है। यानी कि अपनी आत्म अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए बालक के अंदर कई प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। अपने विचारों को शब्द भंडार के माध्यम से वह जागृत कर सकते हैं, शब्द भंडार के माध्यम से वह व्यक्त करते हैं। अगला पॉइंट है काम और यौन शक्ति में परिपक्वता, यानी प्रजनन क्षमता जो होती है, यौन शक्ति जो होती है बालक या बालिका के अंदर परिपक्व अवस्था में देखने को मिलता है। अगला पॉइंट बनता है कि संवेगात्मक विकास में तीव्रता। बालक के अंदर संवेग जो होता है, इमोशन जो होता है, उसमें तीव्र विकास देखने को मिलता है। यानी कि अपने संवेगों पर मानसिक रूप से, यानी कि कह सकते हैं इस तरह से कि मानसिक शक्ति के अनुसार बुद्धि संप्रत्यय जो होता है बालक के अंदर या फिर बालिका के अंदर, बुद्धि के अनुसार उनका संवेग पर नियंत्रण करना, किस प्रकार के परिस्थिति में किस प्रकार के तरह से हमारा संवेग प्रदर्शित करना है, वह इस प्रकार के संवेग देखने को मिलता है।
यहाँ पे बहुत सारी विशेषताएं देखे थे, जिस इन विशेषताओं के माध्यम से हम आसानी से परीक्षा में प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे किशोरावस्था के कुछ उपनाम है जो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से यह अवस्था जो है किस अवस्था का उपनाम है। जैसे कि अगर पूछा जाए कि आंधी तूफान की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, तो आंधी तूफान की अवस्था हम आंधी और तूफान की अवस्था हम किशोरावस्था को कहते हैं। नेक्स्ट है कि जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल कौन सी अवस्था है, तो जीवन का सबसे कठिन काल जो है वो किशोरावस्था को माना जाता है। टीन एज, टीन एज किस एज को बोलते हैं, तो टीन एज बोलते हैं हम किशोरावस्था को, टीन एज के नाम से जाना जाता है। जैसे कि इंग्लिश में आपका जैसे 13, 14, 15 सब जो वर्ष जो होता है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सब में टीन आ रहा है, इस प्रकार इसको टीन एज के नाम से जाना जाता है। अगला है इसमें पॉइंट कि स्वर्ण काल यानी कि गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। किस अवस्था को हम गोल्डन एज कहते हैं, तो किशोरावस्था को हम गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट बनता है दुखी अवस्था, यानी अपने भविष्य की चिंता सताते रहती है इसमें कि मेरा भविष्य कैसा हो, जो यहाँ पे बताए थे अभी, व्यवसाय चयन की चिंता, अपने भविष्य के प्रति काफी चिंतित रहते हैं, हमेशा दुखी अवस्था में रहते हैं, इस प्रकार इस अवस्था को दुखी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। किशोरावस्था का महत्वपूर्ण कथन, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था के संदर्भ में अपना अपना विचार प्रकट किया। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण किशोरावस्था के महत्वपूर्ण कथन पर हम देखते हैं। तो किशोरावस्था के महत्वपूर्ण कथन में पहला कथन अगर हम देखा जाए तो स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है। स्टेनले हॉल के अनुसार, स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को दबाव का काल, तनाव या फिर तूफान का या संघर्ष का अवस्था बताया है। किशोरावस्था को ये स्टेनले हॉल बताते हैं। पूछा भी जाता है, बहुत सारे कह सकते हैं क्वेश्चन इसका बना हुआ है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था। किशोरावस्था को प्रबल तनाव या फिर तूफान या आंधी तूफान या फिर संघर्ष की अवस्था कहा जाता है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, तो स्टेनले हॉल नामक मनोवैज्ञानिक के अनुसार किशोरावस्था को कहा जाता है। अगला कथन निकलकर सामने आया हुआ है किलपैट्रिक महोदय का, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। देखिए कठिन काल याद रखिएगा, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने के द्वारा कहा गया है, तो ये किलपैट्रिक महोदय के द्वारा कहा गया है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, क से कठिन और क से किलपैट्रिक याद रखिएगा। किशोरावस्था को ही जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, किनके अनुसार, तो किलपैट्रिक के अनुसार। अगला कथन है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में अगर देखा जाए तो काफी मतलब तीव्र संवेग होता है, अपराध की प्रवृत्ति की तरफ तुरंत ये अग्रसर हो सकते हैं। तो अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय, अपराध प्रवृत्ति, यह वैलेंटाइन के अनुसार, वैलेंटाइन नामक एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह कहा गया है। अगला है कथन कि किशोर या किशोरी को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है, यानी कि इनके संदर्भ में अगर देखा जाए, स्किनर कहते हैं कि किशोर या किशोरी यानी किशोरावस्था के दौरान बालक बालिकाएं जो होते हैं उनको किसी भी प्रकार का निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है, कोई खास अनुभव नहीं होता है। ये स्किनर के अनुसार निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है। अगला है कथन कि किशोर या किशोरी ही यानी कि कह सकते हैं बालक बालिका ही वर्तमान की शक्ति, ठीक है, वर्तमान की शक्ति वह भावी शक्ति है जो आशा को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि भविष्य में ये जो शक्ति जो है वो काफी काम देता है, यानी कि भविष्य निर्माण में भी काफी इनका मदद लिया जाता है। ये किनके अनुसार है, आपका क्रो व क्रो के अनुसार। किशोर किशोरी ही वर्तमान की शक्ति व भावी शक्ति है जो आशा को प्रदर्शित करता है। ये कथन किनका है, क्रो व क्रो के अनुसार। यहाँ पे महत्वपूर्ण कथन था, पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है यह कथन किसका है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ देखेंगे कि मस्तिष्क का भार, किशोरावस्था के दौरान जो मस्तिष्क का भार जो होता है 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक हो जाता है, ये मस्तिष्क का भार होता है। हृदय धड़कन की बात कीजिएगा तो हृदय धड़कन जो होता है 72 बार प्रति मिनट हो जाता है, हृदय धड़कन 72 बार प्रति मिनट। थायराइड ग्रंथि जो होती है गले में होती है, यह सक्रिय हो जाती है। थायराइड ग्रंथि का सक्रिय हो जाना जिससे क्या होता है, किशोर का जो आवाज जो होता है वह कर्कश हो जाता है, मोटी हो जाता है। किशोर यानी कि बालकों का आवाज जो हो जाता है, जबकि बालिकाओं का यानी किशोरी का आवाज जो होता है मधुर होता है, कोमल हो जाता है। इस प्रकार थायराइड ग्रंथि विकसित हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। एक यहाँ पे प्रश्न हमेशा पूछता है कि वयः संधि क्या है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि वयः संधि जो है वह क्या है। तो वयः संधि जो होता है, वयः संधि बाल्यावस्था
और किशोरावस्था को मिलाने में सेतु का काम करती है। यानी कि एक अवस्था यानी बाल्यावस्था है और अगला जो अवस्था आता है किशोरावस्था, इन दोनों को एक तरह से जोड़ने का काम करती है, सेतु का काम करती है, वयस्क कहलाती है। यह अवस्था जो होती है बहुत ही कम समय के लिए होती है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत कम समय के लिए होती है। शारीरिक विकास की अगर दृष्टि से देखा जाए तो यह काफी महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है वयस्क। डायरेक्ट पूछा जाए कि वयस्क क्या है, वयस्क किन किन अवस्थाओं को जोड़ने का काम करती है, तो वयस्क जो है वह बाल्यावस्था और किशोरावस्था को जोड़ने का, मिलाने का कार्य करती है, एक सेतु की भांति ये कार्य करती है। आज के लिए वीडियो में इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और मनोविज्ञान से संबंधित तथ्यों को पढ़ेंगे, समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।